सब प्रेम आशीर्वाद। तो हमेशा की तरह हम अपनी प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरु जी को नमन करते हुए इसको शुरुआत करेंगे। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। तो इंग्लिश में आवर सल्यूटेशंस टू द मैन ऑफ द मिलेनियम, द एपिटम ऑफ धन्वंतरी, द रेवरेंट फादर ऑफ न्यूरोथेरेपी, द मोस्ट रिवियर्ड गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। Okay. So with this, we are starting the first slide. Go to the first next slide, please. Okay. So today we are going to explore. हम आज मानव शरीर क्रिया विज्ञान के एक बेहद रोचक विषय प्रोस्टाग्लैंडिन पर चर्चा करेंगे। चाहे आप आधुनिक चिकित्सा या आयुर्वेद या एलिमेंट्री के छात्र हों, यह व्याख्यान आपको इस बात की गहरी समझ प्रदान करेगा कि शरीर स्वयं को कैसे नियंत्रित करता है और जब कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ही शक्तिशाली रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सूजन, रक्तचाप और दर्द की अनुभूति से लेकर गुर्दे के स्वास्थ्य, प्रजनन और यहाँ तक कि तंत्रिका संकेतन तक, नर्व सिग्नलिंग जिसको कहते हैं। तो हम समझेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ उत्पन्न होते हैं, वे कैसे काम करते हैं, शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और उनका असंतुलन विभिन्न रोगों में कैसे योगदान देता है। साथ ही मैं लजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी यानी एलिमेंटी से प्राप्त जानकारी को भी शामिल करूंगा, विशेष रूप से यह कि कैसे 30 मेडुला जैसे उपचार प्रोस्टाग्लैंडिन के कार्य को प्राकृतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए प्रोस्टाग्लैंडिन की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आइए हम समझेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का लिपिड कंपाउंड है जो एराकिडोनिक एसिड नामक फैटी एसिड से प्राप्त है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्लियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का फैटी एसिड है। वे आइकोसनोइड्स नामक कंपाउंड्स के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जिसमें ल्यूकोट्रिएंस और थ्रोम्बोक्सेन भी शामिल हैं। यानी ये दोनों अन्य प्रोस्टाग्लैंडिन्स अनेक प्रकार के हैं, उसमें ये भी हैं, ल्यूकोट्रिएंस भी हैं, थ्रोम्बोक्सिन भी हैं। ये सब अन्य हार्मोन ग्रंथियों में बनते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के दूर दराज तक के हिस्सों तक जाते हैं। इसके विपरीत प्रोस्टाग्लैंडिन ठीक उसी जगह बनते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है और इसीलिए ही उनको लोकल हार्मोन कहा जाता है। वे अल्पकालिक हैं, अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और तुरंत ही तेजी से कार्य करते हैं, जैसे किसी आपात स्थिति में एम्बुलेंस की पहुंचकर तुरंत ही अपने कार्य शुरू कर देती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनते हैं, हाउ आर प्रोस्टाग्लैंडिन मेड। तो ट्रिगर, इसके लिए एक ट्रिगर की जरूरत है। तो कोई भी चोट, संक्रमण या संकेत कोशिका झिल्ली से, उनकी संकेत कोशिका की झिल्ली से एराकिडोनिक एसिड को मुक्त करने के लिए फॉस्फोलिपेज A2 नामक एंजाइम को ट्रिगर करता है। वो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, फॉस्फोलिपेज है। उसके नीचे आप देख रहे हैं एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड पर फिर दो मुख्य एंजाइम काम करते हैं, इसको बोलते हैं COX-1 और COX-2। COX साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम, COX ये 1 और 2। तो आप देख रहे हैं कि एराकिडोनिक एसिड के दो हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के नीचे आप लिखा है थ्रोम्बोक्सिन, फिर दूसरे साइड में लाइपोक्सीजेनेस लिखा है, वहां ल्यूकोट्रिएंस, पुफा और लाइपोक्सिन्स। तो ये सब प्रकार से ये बदलाव होता है। तो आप इसे एक ही नदी की अलग अलग दिशाओं में बहने वाली
अलग अलग शाखाएं उसकी तरफ सोच सकते हैं, जो कुछ उपचार को बढ़ावा देते हैं और कुछ दर्द का कारण बनते हैं और कुछ रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के कार्य। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये अच्छे वाले भी हैं और परेशान करने वाले हैं। इस संदर्भ के आधार पर वो उनकी भूमिका अलग अलग बदलेगी। तो आइए उनकी 5 मुख्य भूमिकाओं पर नजर डालें। तो आप देख रहे हैं इधर 5 भूमिका है। इन्फ्लेमेशन एंड पेन, और उसमें PGE2 कार्य करता है ज्यादा। फिर ब्लड फ्लो रेगुलेशन, उसमें PGI2 और TXA2 काम करता है। फिर यूट्राइन कंट्रैक्शंस, PGF2 अल्फा और PGE2 कार्य करता है। फीवर एंड थर्मो रेगुलेशन, इस और स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन, फीवर और थर्मो रेगुलेशन में भी PGE2 ही कार्य करता है। और स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन में COX-1 से बनाया हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि सूजन और दर्द में PGE2 जो है, दर्द, लालिमा, सूजन और बुखार पैदा करने वाले मुख्य दोषियों में से एक है। और यह आपके शरीर का किसी चोट या संक्रमण की ओर ध्यान आकर्षित करने का तरीका है। हाँ, और यही कारण है कि NSAIड्स, इबुप्रोफेन नामक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये जो है इस सूजन को कम करते हैं। और वो क्या करते हैं, ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन हमने देखा हुआ है कि 30 मेडुला देने से ये लालिमा, सूजन, ये सब बहुत ही अच्छी तरफ से तो कम हो जाते हैं। ठीक है। फिर ब्लड फ्लो रेगुलेशन, रक्त प्रवाह का नियमन। तो इसमें क्या है, PGI2, इसका नाम है प्रोस्टासाइक्लिन। ओके, PGI2 ये आपकी रक्त वाहिकाओं को फैलाए रखता है और अनावश्यक थक्के बनने से रोकता है। दूसरी ओर TXA2 नाम का एक है, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये थक्के बनने और सिकुड़न को बढ़ावा देता है। यानी ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन इनमें कोई एक की गड़बड़ी से भी स्ट्रोक, दिल का दौरा या रक्तस्राव संबंधी विकार हो सकते हैं। फिर तीसरा है गर्भाशय संकुचन, यूटराइन कंट्रैक्शंस। तो इसमें कार्य कौन करते हैं, PGF2 अल्फा और PGE2, ये दोनों प्रसव को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए ही 30 मेडुला प्रसव में फायदेमंद है। शायद वो ये PGF2 अल्फा और PGE2 को बढ़ावा देता है। और सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग किया जाता है प्रसव या गर्भपात के चिकित्सा प्रेरण में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुजी ने कभी भी 30 मेडुला का उपयोग गर्भपात करने के लिए नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि भगवान के कार्य में हमें दखल देना नहीं है। ठीक है। तो फिर है बुखार और थर्मो रेगुलेशन, फीवर एंड थर्मो रेगुलेशन। जब आपका शरीर संक्रमण का पता लगाता है तो वह प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग करके हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट को बढ़ा देता है। जैसे वो थर्मोस्टेट को बढ़ाते हैं ना AC में, वैसे। तो यही बुखार का कारण बनता है। तो हमें टेस्ट करना है कि शायद 30 मेडुला बुखार को तुरंत कम कर सकता है क्या, ये चेक करना है। क्योंकि सभी जगह में ये 30 मेडुला मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन को सुधारने का कार्य कर रहा है, ये हम आगे जाके भी देखेंगे। मैंने वो केवल प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाता है ऐसे नहीं, उसको सुधारता है। फिर अगला है स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन, पेट की परत की सुरक्षा। तो इसमें COX-1 से प्राप्त प्रोस्टाग्लैंडिन पेट के म्यूकोसा की रक्षा करते हैं। और शायद यही कारण है कि 30 मेडुला जो है बच्चों और वयस्कों दोनों में पेट दर्द के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। याद रखिए, ये पेट के दर्द के लिए 30 मेडुला जो है रामबाण है। हमने सर्बिया, क्रोएशिया, यूरोप में अनेक जगह में इसको उपयोग करके इसका बहुत फायदा उठाया है, बहुत लाभ उठाया है 30 मेडुला। ठीक है। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन के, क्योंकि वो इसलिए कार्य करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन पेट के म्यूकोसा की रक्षा करते हैं। ठीक है। और लंबे समय तक ये नॉन स्टीरॉयडल ऑटो
एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है उसका उपयोग करने से वो गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये NSAID जो है वो सुरक्षात्मक प्रोस्टाग्लैंडिन को अवरुद्ध करता है। तो फिर इसमें एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कल्पना करें कि घर की रसोई में एक छोटी सी आग लग जाती है। तो कोई व्यक्ति जो है वो, जैसे कॉक्स एंजाइम, वो तुरंत फायर ब्रिगेड यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को बुलाता है। तो वे घटना स्थल जो ऊतक है, टिश्यू है, उस पर पहुंचते हैं, आग बुझाते हैं, लोगों को बचाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये फायर ब्रिगेड नियंत्रण से बाहर हो जाता है? वे फर्नीचर तोड़ देते हैं, फिर पूरे घर में पानी भर देंगे और आसपास के कमरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इंटरनेट के अनुसार पुरानी सूजन में यही होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन लगातार आते रहते हैं और मदद करने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं, ये इंटरनेट कहता है। लेकिन हमारे अनुभव में हमने पाया है कि 30 मेडुला सूजन संबंधी विकारों में तुरंत राहत पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, आप सबको पता है कि घुटने के दर्द में जब घुटना सूजा हुआ हो और छूने पर गर्म लगे, तो 30 मेडुला की एक ट्रीटमेंट तुरंत गर्मी को कम कर देती है और रोगी को राहत पहुंचाती है। तो इसके बाद अगले स्लाइड पे जाएंगे, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो यहां आप देख रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन स्वास्थ्य, रोग और उपचार में एक आवश्यक और बहुमुखी भूमिका निभाते हैं। ये लोकल हार्मोन्स निम्नलिखित 9 भूमिका में शामिल हैं। तो सबसे पहले है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, फिर इम्यूनिटी रोग प्रतिरक्षा, फिर पेन यानी दर्द, फिर ब्लड फ्लो रेगुलेशन यानी रक्त प्रवाह का नियंत्रण, फिर रिप्रोडक्शन प्रजनन, फिर चाइल्ड बर्थ प्रसव, फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन श्वसन क्रिया, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ यानी GIT स्वास्थ्य, और यहां तक कि भावनात्मक संतुलन इमोशनल बैलेंस। इस प्रकार प्रोस्टाग्लैंडिन कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो अगले स्लाइड में जाइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहां आप देख रहे हैं इन्फ्लेमेशन एंड पेन ऐसे करके लिखा है। ओके, तो ये इन्फ्लेमेशन एंड पेन में क्या हो रहा है, पहले लिखा है विज्ञान क्या कहता है, ये पहले देखते हैं सूजन और दर्द के बारे में। PGE2 और PGF2 अल्फा, ये दो हैं जो प्रमुख प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन हैं। और वे चोट वाली जगहों पर निकलते हैं और लालिमा, गर्मी, सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। आपको पता चलेगा कि ये जो 4 गुण है, लालिमा, गर्मी, सूजन और दर्द, इसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। माने अगर इन दोनों में से चारों में से 2 या 3 कम है तो हम इन्फ्लेमेशन नहीं बोलेंगे। वो केवल सूजन रहेगा तो स्वेलिंग बोलेंगे। लेकिन सूजन के साथ लालिमा, गर्मी और दर्द, ये सब रहने से उसको इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। और नॉर्मली ये जो इबुप्रोफेन जैसे जो ये हैं, वो क्या करते हैं, मेडिसिन क्या करते हैं, वो कॉक्स एंजाइम के माध्यम से ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक के उसको दर्द से राहत देते हैं। लेकिन हमारे एलिमेंट्री दृष्टिकोण क्या है कि 30 मेडुला जो है एलिमेंट्री में सबसे शक्तिशाली सूजन रोकने वाली उपचारों में से एक है। विशेषकर गर्मी और लालिमा के साथ दर्दनाक सूजे हुए घुटनों के लिए, जैसे गठिया या इंजेक्शन के बाद के दर्द में, ये 30 मेडुला तुरंत राहत देता है। पोलियो रोगियों में यह उपचार आराम और गतिशीलता में सुधार करता है। फिर जिनकी आंतों की सूजन या मोशंस में बलगम हो, उससे जुड़े म्यूकस बिंदु यानी नाभि के बाईं ओर जो म्यूकस का पॉइंट है, उस पर दर्द के लिए 30 मेडुला बहुत ही तेजी से राहत प्रदान करता है। तो इस प्रकार 30 मेडुला बहुत ही अच्छा कार्य करता है इन्फ्लेमेशन में। फिर दूसरा है पेन। तो पेन में क्या होता है, जब ऊतक घायल या सूजन होते हैं, तो इस पेन में शामिल प्रोस्टाग्लैंडिन है PGE2। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, या पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ, या टखना कभी मुड़ गया, तो सब केसेस में
साइट पर कोशिकाएं PGE2 छोड़ती हैं। तो ये दर्द के रिसेप्टर्स, जिसको बोलते हैं नोसिसेप्टर, इसको उनको संवेदनशील बनाते हैं और उन्हें उत्तेजनाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाते हैं। यानी हम जो स्टिमुलेशन करते हैं उस वो जब दर्द होता है तो उस समय ये ज्यादा प्रतिक्रियाशील बन जाते हैं, रिएक्टिव बन जाते हैं। यहाँ तक कि सामान्य दबाव या हरकत भी दर्दनाक लग सकती है। फिर उसका परिणाम क्या होता है? सूजन, लालिमा, दर्द और अकड़न। तो इन सब में हम क्या करते हैं? 30 मेडुला एलिमेंटी में सबसे शक्तिशाली सूजन रोधी उपचारों में से एक है। तो इसमें हम एक कर सकते हैं कि जो है PGE2 जो है वो शरीर में सुरक्षा अलार्म की तरफ है। जब चोट लगती है तो यह जोर से यह ये बजता है, एक अलार्म सिस्टम। और उस समय अलार्म के चारों तारों को, ये इबुप्रोफेन जैसे जो NSAID है, वो तारों को काट देते हैं। लेकिन एलिमेंटी में इसके बजाय आग के स्रोत को ही हटा देता है, यानी रूट कॉज को हटा देता है, ताकि अलार्म स्वाभाविक रूप से बंद हो सके। तो ये सारे थे इन्फ्लेमेशन और पेन के बारे में। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ आप देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, डिस्मेनोरिया, ऐसे देख रहे हैं इसको। इसमें हम बोलेंगे मासिक धर्म में ऐठन, डिस्मेनोरिया, मासिक धर्म में ऐठन। तो इसमें कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन शामिल हैं? PGF2 अल्फा और PGE2। यहाँ आप देख रहे हैं चार चार नंबर, 1 2 3 4, ठीक है ना? तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। मासिक धर्म से ठीक पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का स्तर गिर जाता है। तो यह क्या करता है? PGF2 अल्फा में वृद्धि का ट्रिगर करता है। और उससे क्या होता है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की परत को हटाने के लिए मजबूत गर्भाशय संकुचन। तो गर्भाशय कंट्रैक्ट करेगा और अंदर के जो एंडोमेट्रियम का परत है वो हट जाएगा, उसका कारण बनता है। लेकिन कुछ महिलाओं में, जैसे 2 नंबर में आप देख रहे हैं कि मसल्स जो है कंट्रैक्ट होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा है ना, ट्रिगर द यूट्राइन मसल्स टू कंट्रैक्ट, तो ये कंट्रैक्ट करवाते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में, जैसे 3 नंबर में दिखाया है, तो यूट्राइन मसल्स जो हैं वो अत्यधिक मजबूत या लंबे समय तक रहते हैं। तो उससे क्या होगा? रक्त प्रवाह कम हो जाता है और फिर दर्द बहुत होता है। और इसके लक्षण में क्या है? 4 नंबर में लिखा है द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब रक्त प्रवाह कम हो जाएगा तो नेचुरली ऑक्सीजन लैक हो जाएगी, कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वो इतना दर्दनाक है कि वो क्रैम्पिंग हो जाता है। तो इसलिए लक्षण है ऐठन या पीठ के निचले हिस्से में दर्द, मतली, कुछ कुछ लोगों को दर्द, दस्त भी हो सकता है। तो इन सब में हमको क्या करना है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखे हैं कि एलिमेंट्री दृष्टिकोण या अप्रोच क्या है। तो हमको क्या करना है? करेक्टिंग पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोनल रिदम, यही की है। करेक्टिंग पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोनल रिदम, यानी पिट्यूटरी और ओवरीज का हार्मोन्स का लय को सही करना, यही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर 30 तो देना ही देना है, और फिर लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन को उकसाना है हार्मोन रेगुलेशन के लिए। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है, और फिर राइट और लेफ्ट ओवरी बैलेंस करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। पहला है 30 मेडुला, फिर 10 मेडुला, 6 गैसई और 3 लिवर। क्योंकि हमको यहाँ लिवर चाहिए, तो इसलिए 3 लिवर इधर दिया गया है, और फिर इतना ही काफी है। तो फिर उसके बाद हम राइट और लेफ्ट हैंड ओवरी बैलेंस भी करना है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाफ कुंडली 40 सेकेंड, फिर 6 मेडुला, फिर 4 थायराइड, फिर ओवरीज के लिए 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी। और फिर सब कुछ को बैलेंस करने के लिए, जैसे हमेशा गुरुजी यूज करते हैं, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। तो ये सब करने से ये बहुत ही अच्छा मंथली मासिक धर्म में, वैसे तो मैंने अनेक लोगों को केवल 30 मेडुला देने से ही बहुत अच्छा लग जाता है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। और जिनको मैंने पहले 2 दिन स्पॉटिंग रहता है, ये क्लॉट्स रहते हैं, तो 30 मेडुला की जगह पे आप जी हेपरिन दे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नॉर्मल साधारण जिनको ये ओवरी बैलेंस वगैरह करना है, तो उसमें उसमें हम ये सब देंगे। और इसके साथ साथ एक नेचुरोपैथी में हम क्या बोलेंगे? गर्म पानी की थैली
फिर अरंडी के तेल की मालिश, कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल की मालिश, और आहार परिवर्तन, ये तो जरूरी है। और एक और भी है कि अरंडी के तेल, मैंने आजकल अमेजोन में एक पट्टी आता है, कैस्टर ऑयल के लिए पट्टी आता है, वो पेट में रख के सोने से अनेक लोगों को इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, मैंने पेट के जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन को टाल सकते हैं। मेरे खुद की बेटी के ऊपर मैंने आजमाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन टल गया और उसकी अपेंडिक्स नॉर्मल हो गई सब। तो इतना इतना अपेंडिसाइटिस था उसको, लेकिन इस ये अरंडी का तेल मैंने मैंने मालिश नहीं करवाया और पट्टी लगाया तो बहुत अच्छा, करीब 1 महीना लगाना पड़ा, अभी भी बीच बीच में लगाता हूँ। तो बहुत अच्छा उसको रिजल्ट है, पेट एकदम नरम रहता है, तो बहुत अच्छा तो इसका उपयोग है। तो ये है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है अस्थमा। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, अस्थमा। फिर इसमें क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन आप देख रहे हैं इधर, PGD2 राइट साइड में देखिए, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंड D2 एकदम राइट साइड कॉर्नर में है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अस्थमा में पीड़ित व्यक्तियों में एलर्जी प्रतिक्रिया के दौरान मास्ट सेल जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन निकालते हैं कुछ। जैसे PGD2 है, ये क्या करता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का कारण बनता है। और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, वायुमार्ग जो है, हवा की नलिका, उसकी मांसपेशियों में टाइटनिंग, कसाव होता है, और उसी के कारण गरगराहट की आवाज रहती है, सांस की तकलीफ होती है। आपको तो पता है अस्थमा में वीजिंग की साउंड भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो है वो सब इसके कारण है कि ये जो PGD2 जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। लेकिन उसमें भी हमारा 30 मेडुला, हम आपको आगे उसका फॉर्मूला भी है तो देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि आस्थमा के कंडीशन में क्या होता है। फिर उसमें कुछ लोगों में एस्पिरिन जैसी NSAIड्स जो है अस्थमा को और खराब कर सकती है। एक ऐसी स्थिति जिसे AERD कहते हैं, एस्पिरिन एक्सासर्बेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, AERD। और इधर आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि आस्थमा एंड रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाले पिक्चर में लेफ्ट साइड में नॉर्मल एयरवे है और राइट साइड में नॉर्मल एयरवे में आप देख रहे हैं कि जो हवा की जो है नलिका, जो ब्रोंकस है, वो बहुत काफी चौड़ी है। वो तो ब्रोंकस को दिखाया उन्होंने। और लेकिन आस्थमाटिक एयरवे में आप देख रहे हैं ना कि वो थोड़ा संकीर्ण हो चुका है और वो मैंने काफी छोटा हो गया है। तो ये इसमें इसको बोलते हैं स्मूथ मसल स्पैज्म। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने विशेष संकलन में भी लिखा हुआ है कि ये क्या होता है वगैरह। इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर हो जाता है इत्यादि। ओके। तो ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आ, ये लेफ्ट साइड में IL13, IL5, IL4, ऐसे सब अलग अलग इंटरल्यूकिन्स निकलते हैं आस्थमा में। और ये IL4 जो है राइट साइड में लिखा है ना, IL4 स्मूथ मसल स्पैस्म करवा देता है। फिर IL13 जो है म्यूकस हाइपर सिक्रेशन करवाता है। और फिर IL5 जो है वो इस्नोफिलिक इन्फ्लेमेशन करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एलिमेंटी में 30 मेडुला जो है ब्रोंक्यूल्स को फैलाने में अद्भुत काम करता है। इसके अलावा हम फेफड़ों, एड्रिनल ग्रंथियों, कॉर्टिसोल के लिए और पिट्यूटरी ग्रंथि पर भी काम करते हैं ताकि सूजन संबंधी संकेतों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। फिर हम 6-ADR यूज करते हैं प्राकृतिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बढ़ाने के लिए। और फिर ब्रोंकस और फेफड़े, लंग्स की क्षेत्र की उत्तेजना के लिए हम नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला देते हैं। ये देखिए, इसमें पहले है 5-15-5। ये इनको खांसी है, आपको पता है अस्थमा में खांसते खांसते उनका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, सूखी खांसी जिसको कहते हैं। तो गुरुजी ने एसिडोसिस के चैप्टर में इसके बारे में लिखा भी है। तो ये पहले खांसी है तो इसको पहले दे दो, नहीं तो इसको बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर 30 मेडुला से शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है 30 मेडुला आस्थमा वालों के लिए। उनका जो है ब्रोंकस जो है ब्रोंक्यूल्स, वो सब खुल जाते हैं। फिर 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट सेट, ये भी खोलने का कार्य करता है। और उसके बाद जो आस्थमा का क्लासिक जो ये है फॉर्मूला है, 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 8 चेस्ट ओनली, फिर 6 स्ट्रेच,
फिर अप्रोप्रिएट केमिकल ट्रीटमेंट, उचित केमिकल ट्रीटमेंट वो देना है। और वो क्या है, नीचे लिखा हुआ है कि अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिड ट्रीटमेंट दीजिए, 8 पैन 1 गॉल 3 म्यूकस जीरो 1 एसिड। अगर म्यूकस जीरो में दर्द नहीं है तो फिर गॉल स्प्लीन दोनों को ब्लॉक कर दीजिए, 8 पैन 1 लीवर 3 पॉइंट 1 म्यूकस 3 पॉइंट। तो ये सब देने के बाद फिर चार ऊपर आ जाइए, 4 लेफ्ट चेस्ट ओनली, 2 इलेक्ट्रिक वेव, 6 लंगन शोल्डर, 6 स्ट्रेच, फिर 6 एडीआर। मैंने कहा ना कि एडीआर चाहिए इसमें, 6 बैक एरो और 3 एच एरो। तो ये सब देने से ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसके अलावा और एक बात याद रखना है, गुरुजी हमेशा कहते थे कोई भी बीमारी हो हमें आंत के स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि सूजन जो है अक्सर इम्प्रॉपर डाइजेशन यानी अनुचित पाचन से शुरू होती है। तो इसको हम कैसे सोचेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल के साथ कल्पना करें कि कार का एक इंजन जो है घुट रहा है क्योंकि एयर फिल्टर जैम हो गया है कार का इंजन। अच्छा, एलिमेंटी क्या करता है, सिस्टम को साफ करने, फिल्टर को बेहतर बनाने और वायु प्रवाह को बहाल करने का काम करता है, न कि केवल ध्वनि को छिपाने का। यानी वी क्यूर द सिस्टम्स, वी डोंट ट्रीट ओनली द सिम्टम्स। हम केवल सिम्टम पर काम नहीं करते, हम सिस्टम्स को ठीक करते हैं। तो इसके बाद आशा है कि ये सब जो जो फॉर्मूलास हैं सभी लोग आप इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है। तो ये अस्थमा का ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है हमने, तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला स्लाइड फीवर के बारे में है। तो हमने बोला ना, फीवर बुखार और संक्रमण प्रतिक्रिया, इसमें कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन यूज होता है, PGE2, ये प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये क्या करता है, संक्रमण के दौरान प्रतिरक्षा कोशिकाएं इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा ऐसे साइटोकिन्स को जारी करती है यानी निकालती है सॉरी, जो हाइपोथैलेमस में PGE2 नामक प्रोस्टाग्लैंडिन का उत्पादन को स्टिमुलेट करती है। और तो ये क्या करता है, ये शरीर के थर्मोस्टेट को बढ़ाता है जिससे बुखार होता है। एक्चुअली बुखार हमें असुविधाजनक है, लेकिन यह एक रक्षा तंत्र है। यह रोगजनक प्रतिकृति को धीमा करता है और प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाता है। तो पारंपरिक उपचार में पैरासिटामोल और NSAIDs बुखार को रोकते हैं, मैंने PGE2 को रोकते हैं, बुखार कम करते हैं। तो ये हमारे जो है इसमें भी हम 30 मेडुला अभी तक ट्राई किया नहीं, मैंने एक दो लोगों को ट्राई किया है, उस पर थोड़ा सा रिजल्ट आया है, लेकिन इसको और भी लोग ऊपर ट्राई कर सकते हैं। 30 मेडुला बुखार और संक्रमण के लिए, इन्फ्लेमेशन को तो कम करता ही है, लेकिन बुखार को भी रोकता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो इधर हम देख रहे हैं कि एलिमेंटी का उद्देश्य जो है बुखार को तुरंत दबाना नहीं है, खासकर अगर हल्का हो। तो हमको हमको क्या करना है, डाइजेस्टिव हीट रिमूवल लिखा है ना, उस पर फोकस करना है, पाचन की गर्मी को हटाना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्शन, छोटी आंत को ठीक करना है, और लिवर डिटॉक्स पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस विनियमन, फिर लिवर कॉलन के संतुलन, और गर्मी मुक्ति के लिए पसीना और पेशाब बढ़ाना, इंक्रीज स्वेट एंड यूरिनेशन फॉर हीट रिलीज। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बनाया है, इसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। पहला है 30 मेडुला, फिर 1 पॉइंट लीवर, फिर 10 मेडुला, 6 गैस आई, फिर 1 पॉइंट लीवर, फिर 6 मेडुला, 1 पॉइंट लीवर। तो इसमें 3 बार 1 पॉइंट लीवर आता है, का मतलब ही आप समझ गए कि पहला 1 पॉइंट लीवर जो है वो ऊपर होगा, फिर बीच वाला जो है 1 पॉइंट लीवर 6 मेडुला से पहले जो 1 पॉइंट लीवर है वो जांग के बीच में होगा, फिर 6 मेडुला के बाद जो है वो जांग के नीचे होगा। और इधर लीवर जो है ये बैलेंसिंग करने के लिए दिया गया है, स्टिमुलेशन मैंने रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए, और स्वेट और यूरिनेशन बढ़ाने के लिए इसके अगले में किडनी क्लियरेंस फार्मूला और 3 स्वेट। और इधर मैं बोलूंगा कि 3 से 5 मिनट का गैप देना अच्छा है, केवल 1 मिनट का गैप मत दीजिए, थोड़ा 3 से 5 मिनट काम कीजिए। तो मैंने लिवर
को तो काफी काम करना है इसमें, तो इसलिए 3 से 5 मिनट गैप देकर आप किडनी क्लियरेंस फॉर्मूला देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने कुछ लोग पूछते थे बुखार क्या खराब है क्या, तो खराब नहीं बोलूंगा मैं, वो आप एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि बुखार जो है वो एक स्टीम प्रेशर कुकर की तरफ है, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए दबाव बनाता है। लेकिन यदि आप दवाओं को बहुत जल्दी हटा देते हैं तो नॉन स्टीरॉयड NSAID देकर, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देकर अगर आप दवाओं को जल्दी हटा देते हैं तो भोजन पकेगा नहीं ठीक से। और एलिमेंट्री क्या करता है, वो शरीर की अपनी कूलिंग प्रणाली जो लीवर द्वारा ये है उसको समर्थन करता है और प्राकृतिक प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार हम, ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गैस्ट्रिक अल्सर, डाइजेशन इश्यूज, इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड है। गैस्ट्रिक अल्सर और पाचन संबंधी समस्याएं। तो इसमें कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन हैं? PGE1 और PGE2, और ये दोनों सुरक्षात्मक हैं। सुरक्षा, ये खराब नहीं है क्योंकि ये पेट के इसको लाइनिंग को भी बचाएंगे। तो इसका जो मैकेनिज्म क्या है, ये पेट में कॉक्स 1 से द्वारा उत्पन्न जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बलगम और बाइकार्बोनेट के स्राव को बढ़ाते हैं और एसिड उत्पादन को कम करते हैं। तो उससे किस लिए है? इससे म्यूकोसा की सुरक्षा बनी रहती है। यानी पेट के अंदर जो लाइनिंग, म्यूकोसा की लाइनिंग है ना, करीब गुरुजी ने लिखा है कि करीब 1 मिलीमीटर थिक लाइनिंग होता है पेट के अंदर, तो वो बनी रहती है। उसकी सुरक्षा के लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 और PGE2 जो है बलगम और बाइकार्बोनेट स्राव को बढ़ाते हैं। फिर लंबे समय तक अगर नॉन स्टीरॉयडल AID का उपयोग किया जाए तो उस समय क्या, उसको अवरुद्ध करने के लिए कॉक्स 1 अवरुद्ध करेगा, लेकिन ये जो है सुरक्षात्मक प्रोस्टाग्लैंडिन को भी कम कर देगा ये NSAID, और उसी से पेट अल्सर, रक्तस्राव और गैस्ट्राइटिस के प्रति शरीर संवेदनशील हो जाता है। तो इसलिए ही ये ये सब ना करते हुए हम न्यूरोथेरेपी में हम 30 मेडुला देंगे तो वो अपने आप गैस्ट्रिक अल्सर के लिए फायदा है। चल, तो LMLT इसमें हम क्या करते हैं, पेट की परत की सुरक्षा को स्वाभाविक रूप से बहाल करके, हाँ, इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए। इसमें लिखा है ना LMLT पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेट की परत की सुरक्षा को स्वाभाविक रूप से बहाल करके बढ़ाते हैं। फिर उससे उससे किसे करते हैं, नाभि करेक्शन करते हैं ONS द्वारा। 3 ONS लिखा है देखिए। फिर बाइल फ्लो, लिवर और गॉल ब्लैडर से प्रॉपर प्रॉपर पित्त प्रवाह, बाइल फ्लो, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाए नीचे। फिर वो जो है म्यूकोसल लाइनिंग की रीजनरेशन के लिए भी, तो ये सब तीनों के लिए हम क्या करते हैं, 3 ONS, फिर 30 मेडुला, फिर 1 लिवर 3 पॉइंट और 1 म्यूकस 3 पॉइंट। ठीक है। तो इधर हमने गॉल नहीं दिया, गॉल नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है। कोल्ड ट्रीटमेंट में 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गॉल, ये गॉल ब्लैडर के लिए, और ये ऊपर वाला लिवर के लिए, ताकि तो जो है बाइल बनाएगा तो पेट की परत के लिए रक्षात्मक होगा। और फिर 8 पैन, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सोडियम बाइकार्बोनेट निकालेगा। तो ज्यादातर सोडियम बाइकार्बोनेट से हम, सोडियम बाइकार्बोनेट से ये जो है स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्शन नेचुरली हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब है। फिर यहाँ हम समझ सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है आपके पेट की दीवार के अंग रक्षक की तरफ है। जब नॉन स्टीरॉयडल AIDs जो हैं अंग रक्षकों को आग लगाते हैं तो एसिड स्वतंत्र रूप से हमला करता है। तो LMNT दवाओं के बिना ही इन रक्षकों को फिर से काम पर रखने और मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिसेप्टर इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ही अच्छा है ये। तो इसमें कौन कौन से ये हैं शामिल, प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 जिसके बारे में बताया है, इसका नाम है प्रोस्टेसाइक्लिन या प्रोस्टासाइक्लिन। और फिर TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2। तो इसमें क्या होता है, ये PGI2 क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और प्लेटलेट कोआगुलेशन, एंटीक्लॉट को रोकता है। अगर प्लेटलेट कोआगुलेशन होगा तो वो मैंने फिर क्लॉट बन जाएगा, तो इसलिए उसको एंटीक्लॉट
उसको एक रोकता है। तो TXA2 क्या करता है, ये तो PGI2 हुआ। TXA2 क्या करता है, वो वाहिकाओं को संकुचित करता है और थक्के बनने बढ़ावा देता है, यानी प्रोक्लॉट है वो। तो दूसरा है एंटीक्लॉट, जो PGI2 है एंटीक्लॉट करता है, और दूसरा है TXA2 है प्रोक्लॉट। ठीक है, यानी ये दोनों स्वस्थ शरीर में PGI2 और TXA2 के बीच संतुलन रहता है। लेकिन हृदय रोग या स्ट्रोक में यह संतुलन थक्के बनने की ओर बढ़ जाता है। और इसमें हम एलिमेंट्री दृष्टिकोण, अगले स्लाइड ले जाइए, एलिमेंट्री दृष्टिकोण देखेंगे। एलिमेंट्री अप्रोच टू प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम्स। अब देखिए, मैंने ये जहां भी फॉर्मूला लिखा है उसको मैंने अलग कलर दे दिया है, ताकि आपको तुरंत ही आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके लिए दिया है कलर। एलिमेंट्री अप्रोच टू प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम। हम लोग कोई डायरेक्ट एंटीकोआगुलेशन यूज नहीं करते, जैसे मेडिसिन में दिया जाता है एंटीकोआगुलेंट्स, तो ऐसे हम लोग नहीं यूज करते। हम क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को कौन रेगुलेट करता है, लिवर, तो उसको इंप्रूव करते हैं। फिर ब्लड को विस्कस, मैंने ब्लड जो गाढ़ा बनता है ना, उसका उसके नियंत्रण कौन करता है, ये स्प्लीन, पैनक्रियास और वेगस। तो इसको हम करेक्ट करते हैं। और फिर इसके दोनों के इफेक्ट से क्या होगा, हार्ट और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नॉर्मलाइज होगा। तो फॉर्मूला क्या है, 30 लेफ्ट मेडुला और 1 लिवर 3 पॉइंट। फिर गैस ओनली 6 पॉइंट, गैस आई 6 पॉइंट। और फिर 10 लेफ्ट मेडुला, क्योंकि ये हार्ट की समस्या है ना, इसलिए फुल मेडुला न देकर लेफ्ट मेडुला दिया। फिर पैनक्रियास के लिए 10 पैन, और फिर 1 स्प्लीन और 2 थायराइड। अब 10 पैन 2 थायराइड आपको पता है एंजाइना ट्रीटमेंट में आता है, उसके बीच में 1 स्प्लीन डाला गया है। यहाँ स्टार इसलिए दिया गया है कि स्प्लीन की मात्रा 1 से 3 तक हो सकता है। अगर ज्यादा पेन स्प्लीन में है तो 3 स्प्लीन, नीचे लिखा है ना, गिव 3 स्प्लीन इन केस ऑफ पेन इन स्प्लीन। तो स्प्लीन में दर्द है तो आप 3 स्प्लीन दीजिए, नहीं तो आप 1 स्प्लीन दीजिए। ठीक है, ज्यादा दर्द नहीं है तो 1 स्प्लीन दे देंगे। अच्छा, क्योंकि कुछ कुछ लोगों में ऑटो इम्यूनिटी की जो समस्या है वो भी कट जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद पी हेपरिन और 1 थायराइड पी और 1 थायराइड, ये हार्ट ब्रेन कोऑर्डिनेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सप्ताह में 1 दिन एंजाइना ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो इस सबसे ये मैंने समस्या के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो है, ये यहाँ हमने लिखा है ना कि ये सी सॉ की तरफ है, एक तरफ PGI2, दूसरी तरफ TXA2। ये दोनों सी सॉ के जैसे, बच्चों का सी सॉ होता है ना, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे आया, एक नीचे गया तो दूसरा ऊपर आया वगैरह। तो इसमें यदि एक तरफ बहुत अधिक रक्तस्राव होता है, तो या तो बहुत अधिक रक्तस्राव होता है या थक्के बनते हैं। तो लिवर उन पर कार्य करके, एलिमेंट्री क्या करते हैं, हम लिवर को ये करते हैं, इस प्रकार से हम संतुलन को बहाल करते हैं और दोनों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन फर्टिलिटी, लेबर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ओके। इसमें प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी, प्रसव, लेबर, और प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब में शामिल प्रोस्टाग्लैंडिन है PGE2। ये PGE2 बहुत ही कारगर है, और इसमें न्यूरोथेरेपी बहुत ही कारगर है इसमें, इन दोनों के लिए। दूसरा है PGF2 अल्फा, एक PGE2 और एक PGF2 अल्फा। तो इसमें क्या होता है, प्रसव के दौरान ये PGE2 और PGF2 अल्फा ये गर्भाशय के ग्रीवा को नरम करते हैं और गर्भाशय को संकुचन करने में ये करते हैं, शुरू करते हैं। तो ग्रीवा माने यूट्रस का जो सर्विक्स है, मुंह जो है, गर्भाशय के मुंह को गरम नरम करते हैं और गर्भाशय के संकुचन को शुरू करते हैं। ठीक है, ये यहाँ लिखा है ना, वेजाइना के सर्विक्स लिखा है वो है, तो उसको ये नरम कर देते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और F2 अल्फा। ठीक है, और इसमें फिर ओव्यूलेशन और मासिक धर्म के बहाव में भी ये शामिल होते हैं। और नॉर्मली इसके लिए अंग्रेजी इसमें मिसोप्रोस्टोल करके एक ये दवाई का उपयोग किया जाता है, जो प्रेरणा, ये जो गर्भपात या प्रसवोत्तर रक्तस्राव के लिए किया जाता है, तो उसका अबॉर्शन और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बोलते हैं।
तो इन दोनों के लिए वो मिसोप्रोस्टॉल जो है, वो एक PGE1 का ये कार्य करता है, वो दिया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एलिमेंट्री रिप्रोडक्टिव प्रोटोकॉल। तो हम क्या, हमारा प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना, रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। फिर करेक्टिंग यूट्राइन पोजिशनिंग, यानी गर्भाशय की स्थिति को सही करना। फिर सपोर्टिंग प्लेसेंटल एंड फीटल हेल्थ थ्रू लिवर एंड डाइजेशन करेक्शन। ओके, ठीक है। तो फिर इसमें हम यकृत और पाचन सुधार के माध्यम से प्लेसेंटा और भ्रूण के स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्री फार्मूला 30 मेडुला 1 लिवर 3 पॉइंट, ये काफी है, पर्याप्त है। ओके। और फिर अदर अन्य प्रॉब्लम होंगे तो ये 6 मेडुला 4 थायराइड पी, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 8 चिस्टोनी, 20 राउंड एरो, ये अच्छा है। और इसके साथ साथ 62 फिंगर गॉल लिवर WD 3 बार देने से बहुत ही अच्छा है। वैसे मेरा टाइम हो रहा है, मैं अभी और कुछ देर में मैं इसको खत्म कर दूंगा, जितना हो सके उतना। वैसे तो ये बहुत ही लंबा था, तो मैंने काफी शॉर्ट किया, लेकिन फिर भी ये थोड़ा लंबा बन गया। लेकिन जो सिखाया है आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, मैं और 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद देखेंगे की फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय सिस्टम। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में एकदम डिटेल में लिख दिया है। तो इसमें महिला प्रजनन अंग है, देखिए ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें PGE2 और PGF2 अल्फा कार्य करते हैं। ये गर्भाशय के संकुचन और ऑक्सीटोसिन क्रिया की देखभाल करते हैं। फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये पुरुष प्रजनन अंग, इसमें PGE2 और PGF2 अल्फा यही है मैक्सिमम दोनों प्रजनन के लिए, ये प्रजनन क्षमता में शामिल होते हैं। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अनेक सारे ये हैं, आप देख रहे हैं TXA2, PGI2, फिर PGE2, फिर TXA2, PGF। और यहाँ आप देख रहे हैं सब क्या क्या कार्य करते हैं, थ्रोम्बोसिस, प्लेटलेट एग्रीगेशन, वैस्कुलर परमिएबिलिटी, एक्सेट्रा। तो ये वीनस वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी वेन्स के अंदर संकुचन का कारण बनना, इत्यादि। ठीक है। इसके बाद ये श्वसन प्रणाली, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें PGE2 जो है ब्रोंकोडायलेशन को बढ़ावा देता है, जबकि PGF2 अल्फा और TXA2 ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। इसके बारे में हमने बताया है, ये एक सबका सिनॉप्सिस है। फिर रीनल सिस्टम में भी 3-4 ये हैं, जिसमें PGE2I2 जो है ये रीनल ब्लड फ्लो और GFR का नियंत्रण करते हैं। इसलिए हमको 30 मेडुला, ये किडनी पेशेंट्स या जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें 30 मेडुला बहुत कारगर होगा। और ये रेनिन सेक्रेशन में भी शामिल करते हैं। आपको पता है कि 30 मेडुला हाई BP को कंट्रोल करता है। और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में भी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और फिर प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, इम्यून सिस्टम, उसमें PGE2I2 जो है T और B लिम्फोसाइट एक्टिवेशन और प्रसार को रोकते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्र का तत्व को PGE2 बुखार से, और PGD2 जो है नींद से, और PGG2 जो है एक्सेट्रा दर्द से जुड़े हुए हैं। ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद जाते हैं अगले, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रमोट्स रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन डैमेज ऑर्गन्स। एक बीच में एक स्लाइड है, उसको स्किप कर दिया मैंने, आप इसके अगले स्लाइड में चले जाइए, जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन कितने जगह कार्य करते हैं, एक स्लाइड छोड़कर अगला स्लाइड, रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ मल्टीपल डैमेज ऑर्गन्स। तो इसमें आप देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं लिवर, लिवर में EP4 रिसेप्टर होता है, और ये जो है ये PGE2 जो है, इसमें सब में PGE2 काम करता है, और ये रिसेप्टर से जुड़ जाता है और लिवर सेल्स की तेजी से मरम्मत करने और स्वस्थ टिश्यू को फिर से विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। फिर किडनी रिकवरी, इसमें EP4 रिसेप्टर कार्य करता है, किडनी को चोट या रक्त प्रवाह ब्लॉकेज के बाद ये फिल्ट्रेशन को वापस लाता है। ये बहुत ही अच्छा है, यानी किडनी में 30 मेडुला बहुत अच्छा कार्य करेगा। हमने इतना ज्यादा उस पर आगे पहले नहीं बताया था, लेकिन अभी पता लग रहा है लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार। ठीक है। तो वो किडनी के फिल्ट्रेशन को वापस लाने में, सूजन को कम करने में, और किडनी को परमानेंट क्षति से बचाने में कार्य करता है
ये रीनल जो है। ठीक है, फिर नीचे आप राइट साइड में देखते हैं हेमाटोपोएटिक सिस्टम, रक्त और बोन मैरो ट्रीटमेंट, एकदम राइट साइड में नीचे। तो वो है, उसमें भी PGE2 बोन मैरो में कार्य करता है, जिससे RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सब नई प्लेटलेट्स बनती हैं, और ये सब बीमारी, रक्त की हानि और संक्रमण के बाद रिकवरी में सुधार होता है। फिर नीचे आप देख रहे हैं जो है इंज्योर्ड मसल एंड टेंडन, तो उसमें भी मांसपेशी और टेंडन की मरम्मत में ये जो है PGE2 कार्य करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंजरी ट्रीटमेंट में भी अभी PGE2 30 मेडुला देकर हमें देखना है कि और क्विकली इंजरी का सुधार होता है क्या। दूसरे नीचे लिखा है फ्रैक्चर्ड बोन, तो वहां भी PGE2 जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट को सक्रिय करता है, ऐसे इंटरनेट ने लिखा है। इसका मतलब है कि इससे हड्डी तेजी से और मजबूती से ठीक होती है, यानी 30 मेडुला का उपयोग इंजुरी ट्रीट में करनी ही चाहिए। फिर आंतों की मरम्मत के लिए भी अल्सर कोलाइटिस या आंत की चोट जैसी स्थिति में PGE2 फायदा देगा। फिर लिखा है कि हृदय की मरम्मत में 3 प्रकार के रिसेप्टर हैं, EP2, EP3, EP4। तो ये दिल के दौरे इंफाक्शन के बाद ये रक्तवाहिकाओं के निर्माण में सुधार करता है और क्षतिग्रस्त हृदय ऊतक को ठीक करने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, ये स्कार यानी निशान को कम करता है और बेहतर हृदय कार्य को बढ़ावा देता है। फिर बीच में आप एक गोल अंडा देख रहे हैं, वहां प्रोस्टाग्लैंडिन E2 लिखा है। वो जो है थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजी लिखा है उसमें, कि वो स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्रूविंग थेराप्यूटिक एफिशिएंसी। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, PGDH इनहिबिटर को उपयोग करते हैं, और PGE2 वितरण प्रणालियां, तो डिलीवरी सिस्टम, इसको सक्रिय करते हैं। तो एलिमेंट्री के संदर्भ में गुरुजी का जो है 30 मेडुला उपचार गुर्दे, यकृत, जोड़ों, मांसपेशियों, आंत और हृदय से जुड़ी स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार दिखाता है। शायद यह PGE2 गतिविधि को बैलेंस भी करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कृत्रिम रूप से देने के बजाय एलिमेंट्री जो है स्वाभाविक रूप से शरीर की अपनी मरम्मत प्रणाली का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये इसके बाद भी एक 3 स्लाइड्स हैं जिसको हम देखेंगे, बस उसके साथ हम खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत है ये। मैं नहीं, आप 3 स्लाइड्स को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट 3 स्लाइड्स, और चले जाइए वेयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स फाउंड इन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स 30 मेडुला कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और ये क्यों इतना मैंने ये है, इतना उपयोगी है। तो ये वेयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स फाउंड इन द बॉडी, ये स्लाइड नंबर 27 नंबर स्लाइड है, वेयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स फाउंड इन द बॉडी। तो वो जो है उसमें इसमें हम जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गुर्दे, किडनी, स्टमक, लंग्स, यूटरस, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड मसल्स और इम्यून सिस्टम। और इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या है मैंने लिख दिया है, तो ये इसको बोलने की जरूरत नहीं, ये सब सिंपल है, ऑलरेडी आया हुआ है, उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तो आपको ज्यादा देर नहीं लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं की फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन द किडनीज। तो इसके लिए आप देख रहे हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन किडनी इन्फ्लेमेशन एंड फिल्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इंटरनेट में लिखा गया है कि कहाँ कहाँ हम 30 मेडुला यूज कर सकते हैं। फिर ये जहां भी पोटेशियम की कमी होती है, पोटेशियम को रिजॉर्ब करना है, वहां वो ये काम करेगा। 30 मेडुला 6 राइट ओवरी, इट कैन हेल्प नॉर्मलाइज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड पोटेशियम हैंडलिंग। और फिर एड्रिनल कभी थक जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण, तो फिर उसके लिए नीचे ट्रीटमेंट लिखा है, देखिए मैंने एरो दिखाया है नीचे। 30 मेडुला, फिर 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट, 8 लेफ्ट परकू और 6 एडीआर। फिर 2 एडीआर इंटू 3 ट्रीटमेंट अगर सोडियम लो है, और अगर पोटेशियम लो है तो 6 राइट ओवरी। ऐसा देखकर हम प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें कार्य कर सकते हैं। फिर एक और नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, चले जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स रीडायरेक्ट कैल्शियम टू बोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, यानी जहां भी हमको कैल्शियम
बोन्स बोन्स में डालना है, आर्टरी में नहीं जाना। अगर कैल्शियम आर्टरी में जाएगा तो वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगे ना, तो उससे उसको ये करने के लिए ये 30 मेडुला बहुत अच्छा है। फिर इसमें नीचे लिखा है ना मैंने, एलिमेंट्री एप्लीकेशन। अगर किसी को कैल्शियम डिपॉजिट है किडनी में, जॉइंट में या हार्ट वॉल में, तो और उसका लेकिन उसका जो है बोन डेंसिटी भी लो है, तो 30 मेडुला हम देने से लोकल इन्फ्लेमेशन को रोकेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को बैलेंस करेगा और कैल्शियम को वापस हड्डी में डालेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ये है, नोट है आप लोगों के लिए कि जो है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो रही है और फिर भी अन्य जगह में वो कैल्शियम की जमावट हो रही है, तो वो मैंने इसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। जैसे हमारा मल्टी हेपरिन में एक ये है ना, 4 पैरा 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 10 एडिया, तो वैसे ये भी कार्य करेगा। इसको करके देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड, बस टेस्ट और मेजरमेंट्स के बारे में दो छोटे स्लाइड हैं, उसको खत्म कर देंगे 2-3 मिनट में, 2-3 नहीं 5 मिनट में, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड में रूटीनली टेस्ट नहीं करते, याद रखिए टेस्ट नहीं होता है इसका, लेकिन इसका इफेक्ट कैसे देखते हैं, सीआरपी और ईएसआर, फिर इंफ्लेमेटरी मार्कर और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो में कोई इम्बैलेंस है तो इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का मेटाबोलाइट को यूरिन और सलाइवा वगैरह में भी टेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड, प्रोस्टाग्लैंडिन टेस्टिंग का ओवरव्यू है। तो इसमें हम 3 अलग अलग ये हैं, इसको आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जानना जरूरी है हमें कि कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन को मेजर किया जाता है। जैसे ब्लड एलिसा जो है, ब्लड एलिसा ये जो है ये 4 प्रोस्टाग्लैंडिन को मेजर करता है, और ये साधारण रिसर्च में यूज करता है, या सीवियर डिस्मेनोरिया जब मेंसेस की गड़बड़ी है, या सीवियर अस्थमा में यूज होता है। और हम लोग एलिमेंट्री में इसको इस बारे में ज्यादा यूज नहीं करते। तो नीचे यूरिन मेटाबोलाइट है, वो क्रॉनिक पेन और क्रॉनिक क्लॉटिंग टेंडेंसी को समझने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इसमें लेबर रेडीनेस के बारे में दिखाता है। एमनियोटिक फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन कितना है, ये कहाँ यूज होता है, प्रेगनेंसी के दौरान प्री टर्म बर्थ असेसमेंट के लिए यूज होता है, यानी अगर 9 महीने से पहले बर्थ होना है तो उसमें ये यूज होगा। फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट जो है वो कार्डियक पेशेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट नहीं और एक स्लाइड है, हाँ और एक स्लाइड है, उसमें सलाइवरी कॉर्टिसोल और पीजी इफेक्ट है। तो ये जो है ये फंक्शनल मेडिसिन में यूज होता है, जहाँ क्रॉनिक फैटिग पेन इत्यादि के लिए। फिर नीचे है सीआरपी और ईएसआर, ये जो है अर्थराइटिस या मैंने कारण के बगैर ही फीवर हो रहा है या ऑटो इम्यूनिटी, इसमें यूज होता है, ठीक है। अभी लास्ट है आपका 30 नोट्स ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन टेस्टिंग। फिर उसको चले जाइए 34 नंबर स्लाइड, इसमें मैंने लिखा है डायरेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन टेस्टिंग है जो एक्सपेंसिव है, अननेसेसरी है, और बाकी जो सीआरपी प्लेटलेट टेस्ट वगैरह है यही काफी है, और हम लोग इसी को यूज करते हैं, और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन कंट्रोल विदाउट ड्रग्स हम करते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है ये क्या करना चाहिए, हार्मफुल प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिड्यूस करके बेनिफिशियल वंस के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी अलसी, वॉलनट, मछली, फिर रिफाइंड ऑयल को अवॉइड कीजिए, फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए, फिर क्रॉनिक स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए क्योंकि कॉर्टिसोल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को अफेक्ट करता है। फिर हल्दी, अदरक और अश्वगंधा यूज कीजिए, फिर एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, फिर एलिमेंट्री और योगा, इसमें नेचुरल ऑर्गन करेक्शन और बैलेंस को स्टिमुलेट कीजिए। अभी लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है, बस इसमें समरी लिखा है मैंने कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है लोकल हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस हैं, ये जो है इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को, फीवर और ब्लड फ्लो को ये सब ये करता है, लेबर में रेगुलेशन करता है, और फिर फाइनली इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, पेन, अल्सर्स, अस्थमा, हार्ट डिजीजेस और हार्मोनल प्रॉब्लम्स। और देन ये जो है एनएसएआई जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फाइनली एलिमेंट्री में हम क्या करते हैं, हम रूट कॉज को करेक्ट करते हैं और
ऑप्टिमाइजिंग सिक्रीशन एंड डाइजेशन, डाइजेशन को ठीक करके स्रावों को बढ़ाते हैं। तो अभी फाइनल मैसेज मेरा है आप लोगों के लिए कि अगर किसी को जॉइंट पेन, क्रैम्प्स या फीवर, तो फिर तुरंत पेन किलर के बारे में मत सोचिए, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, 30 मेडुला के बारे में तो सोचिए, क्योंकि ये जो है वो इनविजिबल मैसेंजर हैं जो बैलेंस बनाते हैं। तो हमारा जॉब, थेरेपिस्ट हो या स्टूडेंट हो या एजुकेटर हो, हमारा जॉब क्या है? बॉडी के, शरीर के इंटेलिजेंस को सपोर्ट करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है। थैंक यू। जय भारत, जय गुरु जी, जय एलिमेंट्री। थैंक यू वेरी मच। बस इसके बाद अगर किसी को कुछ मुझसे पूछना है तो आप चैट में लिखिए, फिर हम देख लेंगे। ठीक है, आप तो मुझे देख नहीं सकते, आप चैट में लिख सकते हैं, तो या आप मैडम से वगैरह नंबर लेके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं, अशोक जी। यही लगता है कि उसके विषय में आपसे बातचीत करेंगे, उसका समरी के रूप में कुछ रिजल्ट किया। हाँ नवल जी, जरा बोलिए ना, मुझे आपकी आवाज सुनी नहीं। अरे वो, आचार्य जी, आपको हमारे यहाँ पर 250 से ऊपर न्यूरोथेरेपिस्ट आपको सुन रहे हैं, और आपके बारे में परिचय ज्यादा जरूरत नहीं है, जरा क्योंकि कैमरामैन से अनुरोध है, मुझे जरा हॉल को दिखा दीजिए ना, मैं देख रहा हूँ यहाँ, तो हॉल को दिखा दीजिए, मैं जरा देख लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, आप लोग के साथ हूँ मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। काफी बड़ा हॉल है। नवल जी ने तो बहुत ही छा गए, नवल जी आप, बहुत अच्छा है। बाप रे बाप, इतनी इतनी बड़ी हॉल है। इतनी बड़ी हॉल। बहुत, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। सुप्रियो जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? मैं आपको देख रहा हूँ लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ। आवाज नहीं है आपकी, कोई बात नहीं, चलो, आपकी आवाज बंद है। अशोक जी, उनकी आवाज नहीं आ सकती है क्या मुझे? अशोक बाबू, उनकी आवाज को सुनाइए ना। सुप्रिया जी की मीठी सुरीली आवाज होती है। योगा मास्टर जो है वो। हेलो। अच्छा, नेटवर्क की इश्यू होगी शायद। हम्म, कैमरा दिख रहा है लेकिन माइक्रोफोन नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है।